देखिए मेरा ये घोषणा पत्र है। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के जो है घोषणा पत्र मनीष जी का जो उसके बारे में बताएंगे। मंगलवार को जो है मेरा घोषणा पत्र जारी होगा स्टाम्प पेपर पे लिख के। कुछ युवा ये कह रहे हैं कि मनीष जी भी सभी नेताओं की तरह बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम के प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों से मिलने नहीं आ रहे हैं। उन सबकी नाराजगी दूर करेंगे और चुनाव बाद जो है 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए 101 लाइफ सपोर्ट हाईटेक एम्बुलेंस चलाएंगे, 101, जिसमें मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में उसी समय जो है इलाज शुरू हो जाता है। हर एक विधानसभा में नया मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलेंगे। हर एक विधानसभा में 25,000 लड़कियों को 6 क्लास से लेकर मास्टर डिग्री तक निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। रक्सौल शहर में एयरपोर्ट का निर्माण, बेतिया और रक्सौल शहर में रिंग रोड का निर्माण। हर एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक नया यूनिवर्सिटी का स्थापना, जो पिछले 20-25 सालों से स्टूडेंट यूनियन का एबीवीपी का भाजपा का विंग है, एबीवीपी उसका मांग है, उसका मांग मैं पूरा करूंगा। अलग अलग पंचायतों में 51 नया खेल का मैदान, ग्राउंड स्टेडियम नहीं, खेल का मैदान। जैसे गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए कचहरी में निःशुल्क वकील का व्यवस्था करूंगा, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी वकील जो है पैसा नहीं लेगा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए 3,000 रुपया मासिक पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा। टोटल 51 वादे नहीं, 51 काम करने वाला जो है। तो वादा ही कह सकते, क्योंकि सभी नेता यही करते हैं। और फिर मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि अगर मैं ये सारी बातें पूरा नहीं कर पाया, मैं लिख के दूंगा उसमें स्टाम्प पेपर में साफ साफ, तो 2029 का चुनाव लड़ने के लिए मुझे कोर्ट आयोग घोषित कर दे। जैसे जैसे लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, सभी प्रत्याशी बड़े ही जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप जी मौजूद हैं, पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सीधा इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इनका चुनाव का जो तैयारी है वो कैसा चल रहा है और क्या कुछ खास और तैयारियों में ये करने वाले हैं। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी चल रही है। एक युवा को जिस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, बिना झूठ बोले हुए, पब्लिक से सही बात करना चाहिए, जनता से सही बात करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। तैयारी मेरा चल रहा है। अब जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो कितना साथ देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी के समय में जितने मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग हैं वो सभी लोग मेरे साथ हैं। कमाल की बात यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी गांव में जाऊंगा और वहां पे जो अनपढ़ दादी हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, सरकार के नज़रों में उनको अनपढ़ कहा जाता है, मेरे नज़र में वो लोग बहुत शिक्षित है। इसलिए शिक्षित है कि खाना बनाने आता है, बच्चा पालने आता है, बच्चा को बड़ा करने आता है, संस्कार देने आता है, सामाजिक मतलब कि उनको ज्ञान रहता है, तो वो लोग शिक्षित है। लेकिन सरकार के नजर में अनपढ़। अभी आप वोट की जरूरत है ना उन लोगों के, और उनके दिमाग में कुछ सिंबल छप चुका है, वो है कमल छाप। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में एक नाम छप चुका है, वो नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप। और कल या परसों मैं एक सिंबल मैं उन लोगों को दे दूंगा। कल या परसों मैं सिंबल उन लोगों को 100% दे दूंगा, और सिंबल उसके बाद से मैं उन लोगों के दिमाग में नाम के साथ साथ सिंबल भी छप जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे चंपारण की धरती से, उन्होंने एक ऐलान किया कि अब हम बिहार से परिवारवाद जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हाँ, तो मोदी जी के रास्ते पे चले, जितने भाजपाई लोग हैं मोदी जी के रास्ते पे चले और समझे। आप कैसे राष्ट्रवादी हो सकते हैं जब आपके जिला में, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा जो है चंपारण में है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है चंपारण में है। आप लोगों से पूछिए बात सही है कि नहीं, लोग बताएंगे। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा जो है चंपारण में है, और सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो है वो चंपारण में हो रहा है। हिंदूवादियों से पूछिए ये बात, आरएसएस वालों से पूछिए, मैं तो खुद आरएसएस का हूँ, बजरंग दल वालों से पूछिए, जितने हिंदूवादी संगठन है, सनातन धर्म को मजबूत करने वाले जितने भी संगठन है, उनसे पूछिए कि मंदिरों का शहर, जो जाके गूगल पे सर्च मारिए तो बिहार का मंदिरों का शहर बेतिया है, वो चर्च का शहर हो गया। आज यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा चर्च बन गया है, बहुत बड़ा बड़ा चर्च। बिहार के लोग शेयर कर रहे हैं कि पंजाब में कहाँ ना 2000 करोड़ का चर्च बन गया है, 2000 करोड़ का। अरे यहाँ पे बन गया भाई, यहाँ पे देखिए। मैं चर्च से मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि भोले वाले हिंदुओं का, भोले वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का कन्वर्जन हो जाए। इनडायरेक्टली बोल किसको रहे? नहीं, सब नेता सब आंख बंद करके रखता है, सब जांच ना हो, आंख बंद करने के लिए पैसा मिलता है। अभी तो नेता ही बनने जा रहे हैं ना। हम नहीं होने देंगे। नहीं, सबको पता है कि मनीषवा कितना मतवाला है, मनीषवा कैसा है, सबको पता है। तो क्या होने देंगे आप? हम ही सब होने नहीं देंगे। हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और देखिए सबसे बड़ा बात है कि कन्वर्जन का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो समझने की जरूरत है। अगर रूट्स में नहीं जाएंगे तो कन्वर्जन होगा ही। मान लीजिए कि कोई आया अपनी माँ को लेके अस्पताल में और उसका इलाज नहीं हुआ। जब इलाज नहीं होगा तो उसको कोई आदमी मिल जाता है वहाँ पे और कहता है कि चलो मैं आपका जो है क्रिश्चियन मिशनरी में जो है इलाज करा देता हूँ, क्रिश्चियन मिशनरी का जो ये चलता है हॉस्पिटल चलता है उसमें इलाज करा देता हूँ। शर्त यही है कि आपको जो है कन्वर्ट होना पड़ेगा। गरीब लोग रहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं,
उसके पास कोई, मान लीजिए कि कोई युवा परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके पास क्रिश्चियन मिशनरी का कोई आदमी आया, वो बोला क्या कि यानी कि आप इन सारी चीजों पे काम करेंगे। सुनिए, आया और बोला क्या कि यार तुमको रोजगार दे रहे हैं, चलो ऑस्ट्रेलिया भेज दे रहे हैं या कनाडा भेज दे रहे हैं। पंजाब में हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के नाम पे कन्वर्जन हुआ और जबरदस्त कन्वर्जन हुआ, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ। बिहार में कन्वर्जन क्या होता है कि हम तुमको जो है यहाँ के लोगों को झारखंड मिशनरी पे लगा दिया जाता है, काम पे लगा दिया जाता है, यहाँ के लोगों को बंगाल भेज दिया जाता है, यहाँ के लोगों को केरला भेज दिया जाता है, यहाँ के लोगों को और भी दूसरे देशों में भी भेज दिया जाता है और कन्वर्ट करा दिया जाता है, यहाँ पे कन्वर्ट करा दिया जाता है बिहार में। ये सारी सच्चाई है, आंख बंद करके देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नागपुर से जो है देश को बचाने के लिए, RSS वाले लोग कहते हैं, हालांकि कुछ लोग हैं उसमें जो देश को बचाना चाहते हैं, ये बात सही है, कहते हैं, लेकिन चंपारण में वो लोग चू तक नहीं बोलते हैं, आवाज तक नहीं उठाते हैं। क्यों कन्वर्जन हो रहा है? तो कोई बात तक नहीं करता। कम से कम बात तो कीजिए कि भाई क्यों कन्वर्जन हो रहा है। आप बताइए तो सही, बिहार में सबसे ज्यादा कौन से जिला में कन्वर्जन हो रहा है, इतना तो बोल सकते हैं ना। यूपी में योगी जी ने कंट्रोल किया कि नहीं कंट्रोल किया? अच्छा काम किया यूपी में योगी जी, ये बात तो कम से कम इतना तो बोलिए भाई कि यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, वहां पे योगी जी ने कंट्रोल किया, यहाँ पे भी कंट्रोल किया जाए। इससे पहले आप इस पे चर्चा करें, इससे पहले कभी चर्चा नहीं। अरे कई गो वीडियो है मेरा, जाके देख लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर आप ही के जैसा वीडियो बनाए हैं हम, जाके देखिएगा तब आपको पता चलेगा। और एग्जैक्ट फैक्ट्स पे बात करते हैं तब आपको पता चलेगा। और सीमांचल आज जो है, ये लोग कहता है कि सीमांचल जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का गढ़ हो गया, ये लोग खुद कहता है, चुनाव के समय में कहता है, चुनाव के बाद सो जाता है। यार काम करो ना उस पे। मनीष जी, हम लोग कुछ गांव में जा रहे हैं तो कुछ युवा ये कह रहे हैं कि मनीष जी भी सभी नेताओं की तरह बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम के प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों से मिलने नहीं आ रहे हैं। उन जैसे युवाओं को क्या बोलिए? कहाँ, मैं तो सबसे ज्यादा मैं अगर 500 गांव में घूमूंगा, अगर मेरे खिलाफ जो खड़े हैं वो अगर 250 भी गांव घूम जाए ना, तो उनको लोग वोट दे देगा। मैं एकदम चैलेंज करता हूँ, मैं उन लोगों से 2 गुना से 3 गुना ज्यादा घूमता हूँ, उन लोगों से ज्यादा घूमता हूँ। तो मुझे पता है, हाँ, सबसे मुलाकात लोकसभा चुनाव में नहीं हो सकता है, ये बात फैक्ट है। नरेंद्र मोदी जी भी नहीं मिल सकते हैं सबसे, और देश का कोई भी नेता जो है वो 2 महीना 1 महीना में सबसे नहीं मिल सकता है, ये सच्चाई है। तो कुछ युवा जो है इस उम्मीद से नाराज होंगे कि हमसे नहीं मिले मनीष जी, हमसे नहीं मिले मनीष जी, हमसे नहीं मिले मनीष जी, तो वो अलग बात है, उन सबकी नाराजगी दूर करेंगे। और चुनाव बाद जो है 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए मेरा ये घोषणा पत्र है, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के जो है, घोषणा पत्र मनीष जी का जो उसके बारे में बताएंगे। मंगलवार को जो है मेरा घोषणा पत्र जारी होगा स्टाम्प पेपर पे लिख के, ठीक है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जिसमें 50% लड़कियां और महिला रहेंगी। यहाँ पे लिखा हूँ 101 लाइफ सपोर्ट हाईटेक एम्बुलेंस चलाएंगे, 101, जिसमें मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में उसी समय जो है इलाज शुरू हो जाता है। हर ब्लॉक में सांसद सहायता केंद्र खोलेंगे, हर ब्लॉक में। हर एक विधानसभा में नया मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलेंगे, हर एक विधानसभा में। 25,000 लड़कियों को 6 क्लास से लेकर मास्टर डिग्री तक निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। रक्सौल शहर में एयरपोर्ट का निर्माण, बेतिया और रक्सौल शहर में रिंग रोड का निर्माण। हर एक विधानसभा में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, स्टेडियम हर एक विधानसभा में। अब नरेंद्र मोदी जी जैसा स्टेडियम नहीं, मतलब उतना बड़ा नहीं, लेकिन इंडोर और आउटडोर व्यवस्था रहेगा। आउटडोर में इसके बारे में सोच तो रहे ना, वो बड़ी बात। आउटडोर में क्रिकेट और फुटबॉल खेला जा सकता है। 5,000 दर्शक के बैठने की कैपेसिटी रहेगी और बाकी सब खाली जगह रहेगा। तो वहाँ पे अगर भीड़ भी आया, 10,000, 15,000, 20,000 का भी भीड़ आया तो इस प्रकार से इंडोर में बैडमिंटन के लिए रहेगा, टेनिस के लिए रहेगा, स्विमिंग रहेगा, इंडोर में कबड्डी रहेगा, वॉलीबॉल रहेगा, बास्केटबॉल रहेगा, ये सब इंडोर में रहेगा। ये सारे हर एक विधानसभा में खोलूंगा। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक नया यूनिवर्सिटी का स्थापना, जो पिछले 20-25 सालों से स्टूडेंट यूनियन का, एबीवीपी का, भाजपा का विंग है एबीवीपी, उसका मांग है, उसका मांग मैं पूरा करूंगा। एबीवीपी का मांग है, जाके पूछ लीजिएगा एमजेके कॉलेज में या RLSY कॉलेज में एबीवीपी वाले हैं, पूछिएगा कि यूनिवर्सिटी का मांग है कि नहीं है। चंपारण चूंकि बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है।
लोकसभा हाँ, अलग अलग पंचायतों में 51 नया खेल का मैदान, ग्राउंड स्टेडियम नहीं, खेल का मैदान। जैसे पंचायत लेवल पे बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था नहीं रहता है, तो चारों तरफ से बाउंड्री करा के जो है, और अंदर जो है बढ़िया तरीके से, और बारिश के दिनों में भी उस ग्राउंड में पानी ना लगे, इसका प्रॉपर व्यवस्था करके बाढ़ से निजात के लिए नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए आवाज उठाऊंगा। बूढ़ी गंडक नदी पर हाइड्रो पावर प्लांट बनवाने के लिए लोकसभा में आवाज उठाऊंगा। गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए कचहरी में निःशुल्क वकील का व्यवस्था करूंगा, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी वकील जो है पैसा नहीं लेगा। हर साल 10 नए यूट्यूबर को बढ़ाने के लिए एनजीओ के तहत जो है, जो मतलब कि स्पॉन्सरशिप लेके और ये सारी चीज़ें करके जो है जो कार्यक्रम होता है, तो 10 नए यूट्यूबर को हर साल जो है 5 लाख रुपया तक का सहायता राशि दूंगा, ताकि तुम और आगे बढ़ो। चूंकि यूट्यूबर की बहुत सख्त जरूरत है समाज में। अगर यूट्यूबर रहेंगे तो फिर जो है वो कुछ भी, कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से दिखा सकते हैं। पत्रकारों का दुर्घटना के दौरान निधन, तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपया तक का सहायता राशि, हाँ मैं करवाऊंगा 10 लाख रुपया तक का सहायता राशि मैं कराऊंगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संसदीय क्षेत्र में एंटी करप्शन यूनिट का गठन होगा, जो जिसका काम रहेगा भ्रष्टाचार के ऊपर काम करना, और कहीं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत मिले तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना। किसानों को समय पर खाद और बीज देने के लिए हर एक ब्लॉक में किसान सहायता केंद्र खोलूंगा, और उनको समय पे खाद और बीज दिया जाएगा, चाहे कहीं से भी, मंगल ग्रह से मंगा के दूं, या चंद्रमा से मंगा के दूं, या अमेरिका से मंगा के दूं, या नरेंद्र मोदी जी के गुजरात से मंगा के दूं, कहीं से मंगा के दूं, लेकिन दूंगा जरूर। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था करूंगा। बेतिया और रक्सौल में औद्योगिक क्षेत्र का, जो औद्योगिक क्षेत्र एकदम जर्जर हो चुका है, उसका औद्योगिक क्षेत्र का फिर से नवनिर्माण कराऊंगा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए 3000 रुपया मासिक पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा, लोकसभा में आवाज उठाऊंगा। पौराणिक 21 मंदिरों को चिन्हित करके उसका जीर्णोद्धार और विकास, जो दोनों रक्सौल और बेतिया और छेऊ विधानसभा में जो भी पौराणिक मंदिर है उसका जीर्णोद्धार। और सबसे बड़ी बात है कि सेना के जवान तथा अर्धसैनिक बल के जवान और सरकारी कर्मचारी को सबसे ज़्यादा समस्या होता है कि वो तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, या उनका ड्यूटी अलग रहता है, उनका काम धाम अलग हो जाता है, तो उनको जो है अपने गाँव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग उनका ज़मीन छीन लेते हैं, परेशान करते हैं कि सरकारी नौकरी है ना, केस कर देंगे तो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे। हर एक सरकारी कर्मचारी लगभग बिहार में ये समस्या फेस करता है। और आर्मी वाले तो इतना फेस करते हैं कि आर्मी वाले चले गए, पैरामिलिट्री वाले चले गए, पैरामिलिट्री वाले चले जाते हैं और 60 साल के बाद ही आते हैं, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में चले गए ड्यूटी पे, 40 साल रहे, 40 साल के बाद वो आए, उसके बाद से पता चला कि उनका आधा खेत किसी ने जोत लिया है। उनके घर में जरूर उनके घर वाला घर के गेट के सामने जो है किसी ने घर मजरुआ जमीन में जो है घर बना लिया। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है सेना और सैनिक बल और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी हर एक विधानसभा में सहायता केंद्र खोलूंगा। मैंने देखा कि घोषणा पत्र में आपने 1 से लेकर 17 वादे हैं, 17 से 18 वादे, 22 वादे हैं टोटल। 51 वादे नहीं, 51 काम करने वाला जो है, तो वादा ही कह सकते क्योंकि सभी नेता यही करते हैं। और फिर तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि अगर मैं ये सारी बातें पूरा नहीं कर पाया, मैं लिख के दूंगा उसमें स्टाम्प पेपर पे साफ साफ। तो 2029 का चुनाव लड़ने के लिए मुझे कोर्ट आयोग घोषित कर दे, मैं 2029 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और साथ ही साथ जो 5 साल तक सरकार ने मुझे पैसा दिया होगा वो सारा का सारा वापस कर दूंगा। ये 22 महीने घोषणा में जो मैं काम करूंगा, घोषणा पत्र में मैंने 22 पॉइंट आप लोगों को बता दिया। अगर क्षेत्र के लोगों को और भी कुछ लगता है कि इसमें और भी ऐड करना चाहिए, तो वो लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ऐड करूंगा। और टोटल 51 बातें मैं अपने घोषणा पत्र में लिखूंगा, जिसको 51 में से मतलब कि मैं लिख दूंगा कि मैं किस प्रकार से काम करूंगा, 51 में से 51 काम को किस प्रकार से करूंगा और कैसे कैसे इसको कंप्लीट करूंगा 5 साल से पहले लाने के लिए। जनता से क्या अपील करेंगे? बस अगर मेरी बातों पे भरोसा हो तो एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए। और हाँ, राष्ट्रवादी लोगों, भ्रष्टाचार पे क्या बोलोगे? मोदी जी के नाम पे आप यहाँ पे वोट करते हो और इधर आपके गांव में भ्रष्टाचार होता है, तो कहीं नहीं तो कहीं मोदी जी को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती होगी कि भारत माता को लूटने वाले और जिनके आंखों के सामने भारत माता को लूटा जाए, उनको भी अच्छी नहीं लगती होगी। और हिंदुवादी, राम भक्तों, सनातनी, चंपारण में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, जाके पता करो। इस पे क्या बोलोगे आप लोग? इस पे क्या बोलोगे? अगर ये सारी चीजें जो है
बंद करानी है, भ्रष्टाचार बंद कराना है, अगर ये धर्मांतरण कन्वर्जन जो हो रहा है इस पे रोक लगाना है तो मनीष कश्यप के साथ चलिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को जितना इज्जत दूंगा उतना ये नेताजी लोग कभी नहीं देंगे। और उन कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं जिनको बदले में क्या मिलता है कि जब 60 साल 55 साल 60 साल के हो जाते हैं, दरी तिरपाल और कुर्सी लगाते लगाते जब थक जाते हैं तो उनको उनके बेटे को रोजगार दिया जाता है। क्या रोजगार दिया जाता है कि अब आप हटिए, आप बूढ़े हो गए, अब आपसे कुर्सी लगाने में दिक्कत हो रहा है, दरी तिरपाल बिछाने में दिक्कत हो रहा है, अब आपका बेटा बिछाएगा। मैं वैसा नहीं होने दूंगा। मैं उन कार्यकर्ताओं के भविष्य के लिए भी लड़ रहा हूं जिनको कोई सम्मान नहीं मिलता है, उनके लिए भी लड़ रहा हूं। हाँ, 2-4 दशकों को तो मिल जाता है, वहीं सब कन्वर्ट करके सब जो है मोटिवेट करके रखते हैं। तो सब लोगों से विनती है कि मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, एक बार मौका दीजिए, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, मेरी बातों को निगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।